आइए बच्चों, हम आपके बीच आ चुके हैं कुछ नई चीज़ों को लेकर के जो कि टीचिंग रिलेटेड हैं। अक्सर बच्चों के मन में ये आता है कि टीचिंग रिलेटेड एक चैनल मिल जाए जिससे हमारा सारा का सारा काम पूरा हो जाए। तो मैं आपके सामने टीचिंग रिलेटेड जितने भी पेपर होते हैं, चाहे DSSB का पेपर हो, चाहे आपका UP टेट का पेपर हो, CTET का पेपर हो, सुपर टेट का पेपर हो, उसकी कंप्लीट मैथ्स लेकर के मैं आपके पास आया हूं। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे ही आप इस चैनल को खोल करके खंगालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपके पास CDP के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो जो भी बच्चे CTET की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरा का पूरा सारी की सारी चीजें आपको यहां पर इस चैनल में देखने को मिल जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं, एक नजर मारते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं, DSSB एग्जाम को लेकर के अगर हम बात करते हैं या सुपर टेट को लेकर के हम बात करते हैं तो इसमें आपका नंबर सिस्टम प्रमुख है कि नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन को आप हल्के में ना लें क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको देखने को हर बार मिल जाता है। डेसिमल्स जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं अगर बात करूं LCM HCF है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। अगर आप बात करते हैं CTET की तो CTET में कॉमनली एक क्वेश्चन आता ही आता है। और अगर UP टेट की बात करें तो UP टेट में भी LCM HCF से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, फ्रैक्शंस जिसको आप भिन्न कहते हैं, भिन्न से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर रेशो एंड प्रोपोर्शन है तो रेशो एंड प्रोपोर्शन से भी सवाल आता है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि से भी सवाल मिलेगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके बाद परसेंटेज की अपनी भूमिका रहती है क्योंकि अगर आप परसेंटेज क्लियर कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे आपका डिस्काउंट हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एवरेज है, एवरेज का अपना मुद्दा रहता है, किसी भी एग्जाम के लिए एवरेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिस्काउंट मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो साथ में हम डिस्काउंट भी पढ़ेंगे। एडवांस की अगर मैं बात करता हूं तो देखो एडवांस में मेंसुरेशन आता है, इसमें आपको एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को मिल जाएंगे। DSSB का एग्जाम अगर आप कह रहे हैं तो एल्जेब्रा आपको देखने को मिलेगी और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ज्योमेट्री से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। DSSB की बात करेंगे तो सिक्कों को उछालने वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यानी प्रोबेबिलिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहां पर जितने लिखे हुए हैं चैप्टर, ये टॉप मोस्ट चैप्टर हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क जिसको आप कार्य समय कहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस जिसे आप चाल समय दूरी कहते हैं, है ना, टेबल्स एंड ग्राफ्स और DI, है ना, ये जितने भी ग्राफ वाले बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज फर्स्ट डे है और हम अच्छे से इस चीज को स्टार्ट करते हैं बेटा। बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे ये चाहते हैं कि हम बेसिक से मैथ्स पढ़ें, और देखो मैथ्स जरूरी है, जरूरी नहीं है टीचिंग का ही एग्जाम है तो हमारी मैथ्स अच्छी होगी या ये वाली मैथ्स हमें कहीं और काम नहीं आएगी। किसी भी एग्जाम में आपको ये वाली मैथ्स कवर अप होने वाली है। और फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन का है तो मैं आपको पहला चैप्टर शुरुआत करा रहा हूं नंबर सिस्टम से। आप नंबर सिस्टम से इसे शुरुआत कीजिए और देखिए इसमें कितने कितने बेनिफिट मिलेंगे। और आज का चैप्टर, आज का जो ये आपका आज का जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से बेटा। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, है ना, संख्या पद्धति भी कहते हैं, कहीं कहीं आप देखोगे कि इसको संख्या प्रणाली भी कहा जाएगा। अगर आप कहीं कहीं इसको देखोगे, जैसे कहीं कहीं आप देखते हो तो कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां पर संख्या पद्धति की जगह संख्या प्रणाली भी लिखा हुआ है। तो प्रणाली भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है ना, प्रणाली भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, नंबर सिस्टम की ही बात चल रही है। तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक यूनिक चैप्टर है। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे मैं आपसे यहां पर ये कह देता हूं कि जैसे यहां पर नंबर के बारे में बात चल रही है, नंबर संख्या क्या है ना, तो संख्या के बारे में कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हाँ संख्या किसे कहते हैं और अंक किसे कहते हैं। देखिए बेटा, संख्याओं में क्या होता है, ये नंबर्स का एक ऐसा, ये आपका अंकों का कह सकते हो, अंकों का या अंक का समूह, है ना, अंक का समूह, इसी को आप क्या कहते हैं बेटा, इसी को आप नंबर कहते हैं। मतलब ग्रुप आप कह सकते हैं कि जैसे ग्रुप है तो ग्रुप ऑफ अ नंबर आप इसको कह सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे आपका इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इट इज अ डिजिट और कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। क्या होता है, इट इज अ डिजिट और कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिजिट।
कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। तो जैसे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होगा या डिजिट होगा उसको आप क्या कहेंगे, नंबर कहेंगे, है ना। ठीक है, वो नंबर्स की श्रेणी में आ जाता है। जैसे मैं आपकी डिजिट की बात करता हूं तो डिजिट क्या होता है बेटा, डिजिट एक्चुअली इट इज अ सिंबल होता है, इट इज अ सिंबल। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। ये क्या है, ये एक प्रतीक है ना। डिजिट क्या है, एक प्रतीक है। प्रतीक की बात मैं आपको बताता हूं। प्रतीक मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा कि जैसे आप कोई सा भी यहां पर मैं आपसे कहता हूं कि जैसे प्रतीक हैं, जैसे आपकी मैं 0 की बात करता हूं, 1 की बात करता हूं, 2 की बात करता हूं, 3 की बात करता हूं, 4 की बात करता हूं, 5 की बात करता हूं, 6 की बात करता हूं, 7 की बात करता हूं, 8 की बात करता हूं, 9 की बात करता हूं। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी डिजिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये डिजिट्स कहलाती हैं, जो सिंगल सिंगल होती हैं 0 से लेकर के 9 तक, ये आपकी डिजिट्स कहलाएंगी, है ना। ये कुछ नहीं होता है, ये एक सिंबल होता है ना। जैसे आपने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे आपने रोमन नंबर्स पढ़े होंगे, तो रोमन नंबर्स में आप जैसे यहां पर हम किसी चीज को 1 कह रहे हैं तो रोमन वाले इसको 1 कह देते हैं, है ना। हम यहां पर किसी चीज को 2 कह रहे हैं तो रोमन वाले इसमें 2 डॉट लगा करके कह देते हैं। हम 3 कह रहे हैं तो ये 3 डॉट्स लगा करके कह देते हैं, है ना। तो ये एक सिंबल है, ये सिंबल की तरह यूज होते हैं। 0 1 2 3 4 ये डिजिट्स भी हैं और सिंबल भी हैं। तो डिजिट्स क्या है, बेसिकली सिंबल है। जैसे आपसे कहा जाए एक को आप ए क्यों नहीं कहते हो, ए नहीं कहते हो ना आप एक को। आपको एक के लिए अगर आपसे मैथ में पूछा जाता है कि एक क्या होता है, 1 क्या होता है, तो 1 के लिए आपने एक सिंबल बनाया, वो है ये। आपने 4 के लिए सिंबल बनाया, वो क्या है, ये। तो बेसिकली डिजिट जो होती हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती हैं, और इन डिजिट्स की मदद से हम आगे बढ़ते हैं तो हम नंबर्स बनाते हैं। तो यही नंबर सिस्टम की पहचान है कि यहां से नंबर्स के बारे में आपको जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम यानी दशांक प्रणाली, ये यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दशांक प्रणाली दिखाई देगी, तो दशांक पद्धति दिखाई देगी। दशांक पद्धति क्या होती है बेटा, दशांक पद्धति में क्या होता है, इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज किया जाता है। 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। इन 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं हम, अपने नंबर्स को डिफाइन करते हैं और उसको आगे लेकर के चलते हैं। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम की अगर बात होती है तो हिंदी में आप इसको द्विधारी पद्धति कहते हैं। तो बाइनरी सिस्टम आपने सीख रखा होगा कि 0 और 1 से लेकर के चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बाइनरी सिस्टम में बदलो, इस तरीके से आपने नंबर लिखे हुए देखे होंगे, है ना। तो इसको डेसिमल में बदलो या बाइनरी में बदलो, ये आगे की बातें हैं, आगे हम इन सारी चीजों को सीखेंगे। लेकिन बाइनरी सिस्टम की बात होती है तो आपके 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है उस वाली पद्धति में। डेसिमल सिस्टम, देखो डेसिमल सिस्टम का दशमलव से मतलब मत निकालो, 10 से मतलब निकालो। देखो जैसे डेसिमल है ना, डेसिमल सिस्टम ये 10 अंकों की वजह से है। 10 अंकों की पद्धति दशांक पद्धति कहलाती है, ठीक है बेटा। अगर आप कहते हो हेक्साडेसिमल, तो मैंने बताया डेसिमल का मतलब क्या है 10 और हेक्सा का मतलब क्या है 6। तो इसमें 16 आपके प्रतीक चलते हैं, 16 सिंबल चलते हैं, और ये एक अलग पद्धति होती है जिसे हेक्साडेसिमल पद्धति कहते हैं। अगर मैं हेक्साडेसिमल पद्धति की बात करूं तो आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद क्या होता है ना, 9 के बाद ये किसको यूज करते हैं, ए को यूज करते हैं। ए के बाद ये बी को यूज करते हैं, फिर सी को यूज करते हैं, डी को यूज करते हैं, ई को यूज करते हैं, एफ को यूज करते हैं। तो अगर आप यहां से गिनोगे तो 9 तक तो यही हो गए थे, 10 11 12 13 14 15, और एफ के बाद एक ये जी 16, मतलब 16 नंबर ये यूज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये आपका यहां पर इसके आगे ये आपका 10 कहलाने लग जाएगा, ये आपका 11 कहलाने लग जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये होता है, कहते हैं कि जैसे मान लो यहां पर ये है कि 9 + 1 करूंगा मैं, तो 9 + 1 को मैं मिला करके क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। तो ये वाली कंडीशन जो हो जाती है, जैसे मैं 9 + 2 लिखूंगा, अगर मुझसे कहा जाएगा 9 + 2 लिखो, तो 9 2 11 होगा ना, तो 11 को मैं क्या कह दूंगा, बी कह दूंगा। तो 3 सिस्टम होते हैं, 3 प्रणालियां होती हैं। जो हम ज्यादातर स्टडी कौन सी प्रणाली की करते हैं, डेसिमल सिस्टम की, दशांक पद्धति की का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे नंबर्स आते हैं। लेकिन सिंबल जो होते हैं ये इन्हीं सिंबल्स का यूज होता है, 0 से लेकर के 9 तक का। उसके बाद बाइनरी सिस्टम है जिसमें 0 और 1 का इस्तेमाल करा जाता है। हेक्साडेसिमल के बारे में अगर हम कहें तो 10 और 6 यानी 16 हेक्साडेसिमल कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल होता है ना बेटा। आगे देखते हैं आगे क्या है।
आगे देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर सीटेट वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी बहुत स्पेशल है, DSSB वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, यूपी टेट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे नंबर, संख्या, कोई भी नंबर दिया हो तो उसका स्थानीय मान आपसे पूछता है ना, उसका स्थानीय मान पूछता है या अंकित मान पूछता है। बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे कि अंकित मान को ही आप जातीय मान कहते हैं, अंकित मान को ही आप क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं, फेस वैल्यू, है ना। जैसे फेस वैल्यू, अब जैसे मुझको कोई देखेगा तो देखते ही, मेरे फेस को देखते ही वो बता देगा कि हाँ ये मोहित सर है ना। एक क्लास में अलग अलग स्टूडेंट होते हैं लेकिन नामों से हमें पता रह जाता है कि ये मोहित है, ये अमित है, ये सुचित है, ये प्रथा है, ये मतलब अलग अलग नाम आ जाते हैं, उनके फेस को देख करके ही हम पता कर सकते हैं। जैसे अंकित मान की बात करूं, और स्थानीय मान स्थान से रिलेटेड होता है। जैसे मैं पहले आपके अंकित मान की बात करता हूं, तो जैसे मैं अंकित मान की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे कहता हूं कि जैसे 2, 3, 5, 6 है ना। अब इसमें मैंने आपसे कह दिया कि 5 का अंकित मान बताओ, 5 का अंकित मान बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 का अंकित मान 5 ही है, 5 ही उसका फेस है, 5 ही उसकी जाति है, तो आप इसको 5 ही कहोगे। अगर मैंने यहां पर कह दिया कि 2 का अंकित मान बताओ, तो 2 का अंकित मान बताने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा। 2 का अंकित मान क्या होगा, 2 का अंकित मान आपका 2 ही होगा, 2 का अंकित मान आपका 2 ही होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, फेस वैल्यू यानी आपकी वैल्यू, उस अंक की अपने आप में वैल्यू फेस वैल्यू कहलाएगी। अच्छा, हम आ जाते हैं प्लेस वैल्यू पर। तो जैसे प्लेस वैल्यू की बात करता हूं मैं, तो प्लेस वैल्यू में जैसे मैंने 2, 3, 5, 6, 8 ऐसे करके लिख दिया, है ना। 2, 3, 5, 6, 8 करके मैंने ऐसे लिख दिया, और मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि 8 का स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान बताइए। 8 का जैसे मुझे स्थानीय मान बताना है तो मुझे 8 ही लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि 8 के आगे कोई नंबर नहीं है। लेकिन जैसे मुझसे कहता है 6 का स्थानीय मान बताइए, जैसे मुझसे 6 का स्थानीय मान पूछे तो मैं 6 लिखूंगा, और 6 के आगे जितनी भी डिजिट की जगह खाली होगी, जैसे 8 है, एक ही तो डिजिट है तो मैं 1 0 लगा दूंगा। अगर मुझसे कहता है 3 का स्थानीय मान बताओ तो मैं 3 लिखूंगा, और 3 के आगे मैं देखूंगा 1, 2 और 3 संख्याएं हैं तो मैं यहां पर 3 0 लगा दूंगा, है ना। तो स्थानीय मान ज्ञात करना भी बड़ा आसान है, और आपका फेस वैल्यू अंकित मान या जिसे जातीय मान कहते हैं वो भी ज्ञात करना बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं आगे। अगर हम देखते हैं तो आपके एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आपका कहता है कि संख्या 1, 2, 3 में 3 का फेस वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको 3 की फेस वैल्यू बतानी है, यानी 3 का अंकित मान बताना है, तो वो क्या होगा, वो स्वयं 3 ही हो जाएगा, किसी का भी फेस उसी की वैल्यू हो गई। जैसे 3 है तो 3, अगर 3 का फेस देखूंगा तो 3 ही दिखाई देगा, तो 3 ही उसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना बेटा। जैसे अगला देखते हैं, 1, 2, 3, 4 में 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। अच्छा, 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो मैंने आपको बताया जैसे 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है और 4 का प्लेस वैल्यू कह रहा है, तो 4 के आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका पॉइंट वाला सवाल आ जाता है बेटा कई बार, तो पॉइंट वाले सवाल में घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे वो कह रहा है 2.69 में 6 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2.69 है, तो जैसे पॉइंट के बाद कभी भी कोई संख्या आ जाए, तो पॉइंट के उधर कोई संख्या आ रही, जैसे मैं यहां पर 2 का पूछूं, मैं आपसे पूछूं 2 का प्लेस वैल्यू पूछूं, 2 का स्थानीय मान पूछूं, तो आप यहां पर 2 का स्थानीय मान बहुत आसानी से बता देंगे। तो 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2, क्योंकि 2 के इधर कोई संख्या ही नहीं है। लेकिन अगर मैं 6 का पूछता हूं, तो 6 का स्थानीय मान बताने के लिए 6, और क्योंकि दशमलव के एक डिजिट उधर आ रहा है, इसलिए आप इसके नीचे 10 लगा देना। आ गई बेटा बात समझ में। अगर 9 का पूछे, अगर आपसे पूछता है 9 का, वो पूछता है 9 का स्थानीय मान बताइए, तो 9 के बाद 9 कितनी बार आ रहा है, 9 कहां पर आ रहा है, पॉइंट के बाद 1, 2 दूसरे नंबर पर आ रहा है, इसलिए आप यहां पर 2 0 लगा देना। तो कभी भी पॉइंट के बाद संख्याएं आए तो किस प्रकार से आपको चेंज करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, जैसे 3.721 में 1 का प्लेस वैल्यू बताना है। 3.721 में 1 का प्लेस वैल्यू बताना है, इस 1 का प्लेस वैल्यू बताना है। मैं इस 1 को लिख लूंगा और ये देखूंगा ये कौन से नंबर पर पड़ रहा है, पॉइंट के बाद 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, इसलिए आपके 1 के आगे 3 शून्य आ जाएंगे, तो आपका स्थानीय मान हो जाएगा 1/1000।
आगे देखते हैं बच्चों, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है यहां पर। आप देखो स्थानीय मान पूछ रहा है 5 का, तो मैंने बताया आपको 5 कौन से नंबर पे पड़ रहा है, तीसरे नंबर पर पड़ रहा है। तो 5 लिख करके क्या करेंगे आप, 3 0 लगा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/1000। 5/1000 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसको ले लो तो 5/1000 इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कहते हैं संख्या 6, 8, 3, 4, 7, 9 में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। स्थानीय मान मैंने आपको बताया था कि स्थानीय मान निकालना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। स्थानीय मान आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहां पर 8 का स्थानीय मान निकालना है, तो आप 8 लिख लो। 8 के आगे देखो 1 2 3 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 संख्याएं लिख लो। 4 का स्थानीय मान अगर आप देखोगे तो 4 है यहां से तीसरे नंबर पर, तो 4 लिख करके 2 0 लगा दो। आपसे पूछ रहा है इनका अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर निकालना बहुत आसान है। 10 में से 4 गया आपका 6 आ गया, यहां पर आपका 9 आ जाएगा, और यहां 8 था तो आपका 7 आ जाएगा। 7 9 6 00, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो बहुत ही आसान सवाल है अगर हम इसके देखते हैं तो। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक पर कि संख्याओं के बारे में। संख्याएं तो हमने देखी थी, है ना। संख्याओं को और आगे लेकर के चलते हैं, तो संख्याएं किस किस तरीके की संख्याएं आपके सामने देखने को मिलेंगी। तो देखो संख्याएं जो होती हैं, जैसे आप जो कहते हो ना संख्याएं, तो संख्याएं जो होती हैं वास्तविकता में अगर हम देखें संख्याओं के बारे में, तो आपकी संख्याएं सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं कह सकता हूं मिश्रित संख्या, है ना, मिश्रित संख्याएं। तो जब मैं मिश्रित संख्या की बात करता हूं, तो मिश्रित संख्या 2 प्रकार की संख्याओं में टूटती है। तो मिश्रित संख्या 2 प्रकार की संख्याओं में टूटती है, मतलब कैसे कैसे मिश्रित होकर के संख्याएं बनती हैं, तो 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बनी है। एक तो बनी है वास्तविक संख्या से मिलकर के, है ना, और दूसरा बेटा जो है, दूसरा है आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, एक है वास्तविक संख्या और दूसरा है आपका काल्पनिक संख्या। तो अगर मैं बात करता हूं काल्पनिक संख्याओं की, तो बेटा देखो काल्पनिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें रूट के अंदर माइनस आ जाता है, -1, -2, -3, इस तरीके से आ जाता है। आपने पढ़ा भी होगा कि आई से दर्शाते हैं रूट -1 को। आई जो होता है, आई को हम आयोटा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे कंपटीशन में इसका कोई महत्व नहीं है। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपसे कोई भी कुछ भी नहीं पूछने वाला है। आपको बस क्या ध्यान देना है, आपको यहां ध्यान देना है कि जब हम दशमलव प्रणाली के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो वास्तविक संख्या जब आती है तो वास्तविक संख्या 2 पार्ट में टूटती है। वास्तविक संख्या, क्योंकि काल्पनिक संख्या हमें पढ़नी नहीं है। अगर पढ़नी भी है तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि रूट के अंदर माइनस आ जाता है, तो वो सारी की सारी संख्याएं काल्पनिक हो जाती हैं। तो मिश्रित संख्या का दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है बेटा इसका वास्तविक संख्या। तो अगर मैं वास्तविक संख्या की बात आपसे करता हूं, अगर मैं वास्तविक संख्या की बात आपसे करता हूं, तो वास्तविक संख्याओं को वो 2 पार्ट में तोड़ता है। एक तो तोड़ता है डेसिमल दशमलव में और पूर्णांक में। यहां पर आपने ये सीख लिया था कि काल्पनिक संख्या कौन सी होती हैं। अच्छा, वास्तविक संख्या का अगर मैं पूछूं कि वास्तविक संख्या कहां से होती हैं, तो वास्तविक संख्या -अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं पड़ती हैं, -अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं पड़ती हैं, आपकी -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, सारी की सारी जितनी भी संख्याएं आपकी पड़ेंगी, आपकी जितनी भी संख्याएं बेटा पड़ेंगी, सारी की सारी आपकी वास्तविक संख्याएं पड़ेंगी, चाहे वो पॉइंट में हो, दशमलव में, मतलब कहीं से भी लेकर के कहीं तक। तो ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं पड़ेंगी, जितनी भी संख्याएं आप पढ़ोगे। तो वास्तविक संख्याओं को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है, ये हम देखते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को 2 तरीके से तोड़ता है। एक तो वो कहता है रेशनल नंबर्स, और एक वो कहता है इर्रेशनल नंबर्स। जब बात करता है रेशनल नंबर्स की, तो देखो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं इसके बारे में जानते हैं। जैसे रेशनल नंबर के बारे में आ गया, तो देखो वो संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, है ना। ये ध्यान रखना है आपको कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। जब मैं आपसे बात करता हूं, इसकी 2 या 3 परिभाषाओं से मिलकर के ये एक पूरा का पूरा रेशनल नंबर बनता है। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैंने 2/3 लिख दिया, 5/7 लिख दिया, 8/11 लिख दिया, है ना, या 11/8 लिख दिया,
या मेरे दिमाग में कोई भी बड़ा नंबर भी चल रहा है, तो जैसा भी नंबर चल रहा है अगर वो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पर एक बात कही है कि Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऊपर वाला नंबर तो कुछ भी हो जाए लेकिन नीचे वाला नंबर जो होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आप 2 अपॉन जीरो नहीं लिख सकते, अगर आप जीरो लिखोगे तो इसका मान अनंत हो जाएगा, तो अनंत हमें नहीं लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि अनंत हमें नहीं लेना है, तो ये वाला केस कभी नहीं बनेगा रेशनल नंबर्स में। और दूसरी बात ये क्या कहता है कि जैसे अगर आप इसको डिफाइन करते हो, जैसे 3 से 2 को कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 6 जा 18, 2 आएगा, 0 आएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 आएगा, 0 आएगा, 3 6 जा 18। तो इसी तरीके से आपका 0.6 आता रहेगा, जिसको आप 0.6 बार कह दोगे, है ना। जो चीज़ें रिपीट होती हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं। तो बेटा इस बात को ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो भी परिमेय संख्या है, P अपॉन Q के रूप में लिखी हुई है तो भी वो परिमेय संख्या है। और अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 5/2 यानी 2.5 और उसका दी एंड हो जा रहा है, एंड हो गया, चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, 2.5 लिख करके वो खत्म हो गया, तो अगर वो खत्म भी हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम रेशनल नंबर्स कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, इस तरीके का भी कोई भी नंबर आ जाए तो वो भी आपकी रेशनल संख्या यानी परिमेय संख्या ही कहलाएगी, क्योंकि सबके नीचे आप 1 1 लगा सकते हो, है ना। 0 ही तो नहीं हो सकता है, 1 तो हो सकता है। तो आपको इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, रेशनल नंबर्स के बारे में आपसे पूछता है, तो आप उसे इजीली बता सकते हो कि या तो P अपॉन Q की फॉर्म में, या डेसिमल के बाद रिप्रेजेंट करेंगे तो वो रिपीट होने लग जाएंगे या उनका एंड हो जाएगा। अगर 0 1 2 3 4 इन सारे नंबर्स की बात करते हो तो ये भी रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि सबके नीचे 1 1 लगा करके इनको निरूपित किया जा सकता है। अच्छा, यहां पर मैंने लिख भी दिया है, देखो कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहां पर क्या होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। Q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद रुक जाती हैं या रिपीट करती हैं, ये भी बात मैंने आपको बता दी कि दशमलव के बाद रुक जाती हैं। जैसे मैंने आपको 7/2 कह दूं तो 7/2 को भी तो 3.5 कहोगे, दशमलव के बाद रुक जाएगी या फिर रिपीट करेगी। कोई भी नंबर अगर आप ऐसा देख रहे हो 4.363636 ऐसे आता जा रहा है भाग देने के बाद, तो आप इसे 4.36 बार लिख सकते हो, ये आपकी रिपीट होने वाली बात हो गई। अच्छा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे 0 1 2 3 4 इन सब की बात करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर्स भी कहते हैं कैसे हैं, आपके रेशनल नंबर्स हैं, है ना। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं, तो अपरिमेय संख्या क्या हुआ, आपका इर्रेशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल नंबर सीधे उसका उल्टा हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर में कहता है वह संख्या जो दशमलव के बाद ना तो टर्मिनेट करती है और ना ही दोहराती है, और P बटा Q की फॉर्म में तो आप लिख ही नहीं सकते। द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे कैसे नंबर होते हैं, जैसे आपका √2 हो गया, जैसे आपका √3 हो गया, आपका √4 नहीं हो पाएगा क्योंकि √4 की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। हमें ये रेशनल हो जाएगा, हमें कैसे लेने हैं, इर्रेशनल लेने हैं। तो √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, √7 हो सकता है। तो इस तरीके के नंबर जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में ही आपको पाई देखने को मिल जाएगा और ई देखने को मिल जाएगा। पाई और ई, पाई की अगर मैं बात करता हूं तो पाई आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, जैसे फॉर्मूलों में आपको पाई देखने को मिल जाता है, 2πr देखने को मिल जाता है, πr² देखने को मिल जाता है, कहीं आपको πr²h देखने को मिलेगा, 1/3 πr²h देखने को मिलेगा। तो पाई से तो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो पाई कैसा नंबर होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है ना। ई आपने कम देखा है, तो जिन बच्चों ने 12th में जिनके पास मैथ्स थी उन्होंने e की पावर x का समाकलन देखा होगा, है ना। e की पावर x बड़ा बेशरम फंक्शन होता है, इसका क्या कहते हैं, इसका समाकलन भी e की पावर x होता है, और जब हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन भी e की पावर x होता है। तो ये वही वाला e है जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, जैसे लॉग में हमने कहीं पर e पढ़ा है, तो ये जो e होता है ये वही वाला e है जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि आपसे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, वो प्रश्न क्या था, वो प्रश्न ये था कि पाई माइनस e कैसी संख्या है।
पाई माइनस ई कैसी संख्या है। तो अगर आपसे पाई माइनस ई कैसी संख्या है पूछा गया है तो आप देखो पाई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी इर्रेशनल ही आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। जितना भी मैं कह रहा हूं या जितना भी मैं आपको बता रहा हूं नोट करने की आवश्यकता है। लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें मैं समझा रहा हूं बहुत ही दिमाग से आप समझिए, पढ़िए और इन सब चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपसे पूछेगा और ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए। जब बात कर रहे थे हम रिपीट होने की, किसी भी चीज के रिपीट होने की, तो हम ये देख रहे थे कि संख्या कैसी है ना। अब देखो यहां पर एक नंबर आपको दिया हुआ है, यहां पर एक नंबर दिया हुआ है और यहां पर जो है कि जैसे ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1, जैसे यहां पर ये है, ये नंबर है, तो इस नंबर में क्या है आपके यहां पर आप देखोगे तो ये जो है ना, ये इज जो लिखा हुआ है ना, ये इज यहां पर आएगा, ये इज यहां पर आएगा, है ना। तो ये डॉट 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 उन्होंने दे रखा है। अब ये एक इस तरीके का नंबर है कि जिसमें ये पता नहीं चल रहा कि जैसे यहां तो 11 आ रहा है लेकिन फिर 11 नहीं आ रहा है, यहाँ 21 आ रहा है, फिर यहाँ 2 3 के बाद 1 आ रहा है, यहाँ 2 3 4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि नंबर्स तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन नंबर्स के रिपीट होने का कोई क्रम नहीं है, हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर उसने यही पूछा है कि संख्या ये कैसी संख्या है, ये पूर्णांक है। तो भैया पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो पूर्णांक तो ये बिल्कुल भी नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अगर वो पूछता है कि ये एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या भी नहीं है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे वो पूछ लेता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, तो यहीं पर आप नोट कर लो, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं बेटा, वो प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जीरो इसके बीच में नहीं आता है। जब आप पूर्ण संख्याओं की बात करते हो यानी होल नंबर्स की बात करते हो, तो होल नंबर्स की बात में आपकी आती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो जब आप पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हो तो ये मैन मेड है, इसमें जीरो पहले आ जाता है, 0 1 2 3 4 आ जाता है। तो ये डॉट 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 आगे बढ़ते जाओगे तो ये आपके होल नंबर्स हो जाएंगे। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये फ्रैक्शन में है, ये पॉइंट लगा करके डिफाइन हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर तो है नहीं, ये पूर्णांक संख्या तो है नहीं। अच्छा पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक माइनस में भी हो सकती हैं। अगर मैं पूर्णांक संख्याओं की बात करूं तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, वो माइनस अनंत से शुरू होती हैं बेटा, माइनस अनंत से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, ये आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी यानी इंटीजर्स कहलाएंगी। ये सारी संख्याएं इंटीजर्स हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये इंटीजर भी नहीं है ना, तो आपका ये भी कट गया, तो इंटीजर भी नहीं है, इंटीजर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर भी नहीं है क्योंकि रिपीटेशन का पता नहीं चल रहा है। अगर रिपीटेशन का पता चल जाता तो हम इसको रेशनल नंबर कह देते, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं हो रही है, ना ही इनका एंड हो रहा है, तो ये कैसी संख्या कहलाएंगी, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपरिमेय और परिमेय को आपका ध्यान रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है, उसमें पूछा है √16 कैसा नंबर है। ये जो है ये आपका ये पूछा गया है, यहां पर ये जो है ये √16 √16 कैसा नंबर है। तो आप जानते हो कि √16 है तो √16 का मतलब होता है 4 × 4, मतलब 4 का एक पेयर बन जाता है जिसमें से 4 बाहर निकल करके आ जाता है, और 4 बाहर निकल करके आ जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था 0 1 2 3 4 कोई सा भी नंबर हो, इन सब के नीचे 1 1 लगा करके हम निरूपित कर सकते हैं। तो अगर हम इनके नीचे 1 1 लगा करके निरूपित कर सकते हैं तो ये कैसा नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर तो नहीं कहलाएगा, है ना, इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा, पूर्णांक, हाँ जी हाँ पूर्णांक तो है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में कहोगे तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं, गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, एक तो होता है 1, है ना, और एक वह स्वयं उसका गुणनखंड होता है ना, तो वही क्या कहलाते हैं आपके रेशनल, वो आपके अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स के बारे में कहते हैं कि या तो ये 1 से कटती है या ये खुद से कटती है, और ये नंबर किसी नंबर से नहीं कटता है, तो ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो सारी बातों को मेरे ध्यान रखेंगे। वो कह रहा है 1 से बड़ी, है ना,
एक से बड़ी, इस सवाल को आप देखो, कहता है एक से बड़ी सबसे छोटी संख्या जिसे रूट 45 की बात करी जाए, रूट 45 को गुणा करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1 बाई विच अंडर रूट 45 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। तो जैसे रूट 45 है, अगर मैं रूट 45 की बात करता हूं तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, रूट 45 में आप सबसे पहले रूट 45 को लिखो, है ना। क्या ये ऐसे नंबर में टूट रहा है जिसका जोड़ा बना करके हम बाहर निकाल सकते हैं? तो हाँ, ये होता है 9 पंजे 45। अच्छा, 9 को बाहर निकालूंगा, अंडर रूट के बाहर निकालूंगा तो 3 तिया 9 होता है, मतलब इसका जो जोड़ा बनता है 3 3 का जोड़ा बनता है, इसमें से एक 3 बाहर आ जाता है, तो अंदर क्या रह जाएगा, रूट 5 रह जाएगा। अब यहां पर बहुत सारे नंबर दे रखे हैं जिनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आपका रूट 5। अगर मैं इस नंबर की रूट 5 से गुणा कर देता हूं तो आपका ये 3 ऐसे ही रह जाएगा। रूट 5 और रूट 5 की गुणा होती है तो 5 बन जाता है, तो 3 पंजे कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो 15 बन जाएगा, यानी गुणा करने पर ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका रूट 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ये सभी सवाल जितने भी मैं दिखा रहा हूं ये कहीं ना कहीं परीक्षा में बेटा आए हुए हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे एक ये सवाल है, तो ये सवाल क्या है आपका, अगर इस सवाल को हम ध्यान से देखते हैं बेटा, तो ये सवाल आपका दिया हुआ है 3 रूट 5, है ना, और यहां पर दे रखा है आपका अंडर रूट 125। नीचे अगर मैं ध्यान देता हूं तो आपको दे रखा है रूट 80, और यहां पर आपका दे रखा है 6 रूट 5 दे रखा है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। अब जैसे मुझको इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं कि जैसे 3 रूट 5 है। अच्छा, 125 की बात करूं तो रूट के अंदर 5 गुणा 5 गुणा 5 है एक तरीके से, और 5 का जोड़ा बन रहा है ना, 5 का जोड़ा बन रहा है, ये तो 3 रूट 5 है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 3 रूट 5 तो ऐसे ही लिख दूंगा ना बेटा, और ये 5 का जोड़ा बन रहा है तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा, ये 5 रूट 5 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो, अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 16 पंजे 80 है ना, 16 पंजे 80 है, तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा तो 4 रूट 5 आ जाएगा, और यहां 6 रूट 5 आ जाएगा। जैसे आपका 3x और 5x लिखा होता है, जैसे कभी भी 3x और 5x लिखा होता है तो आप क्या लिखते हो, 5 3 8x लिख देते हो। ऐसे ही आपका 3 रूट 5 और 5 रूट 5 लिखा हुआ है तो आप इसको 8 रूट 5 लिख सकते हो। यहां आपका 4 रूट 5 और 6 रूट 5 है तो 6 4 10 रूट 5 लिख सकते हो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, 2 चौक का 8 और 2 पंजे 10, यानी इसका आंसर आएगा 4/5। 4/5 का मतलब है कि आप इसको भिन्न के रूप में लिख पा रहे हो, और जिस भी संख्या को आप भिन्न के रूप में लिख पाते हो वो एक रेशनल नंबर हो जाता है, एक परिमेय संख्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये वाली चीज आपकी अपॉन में दी हुई थी, है ना बेटा। अब देखो, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है ना। अशांत का मतलब शांत तो नहीं है, चले जा रहा है चले जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है ना, रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आप मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग के लिए अगर बेस में 2 आ रहा है, अगर बेस में 2 आ रहा है या 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल, है ना, 2 का मल्टीपल यानी 2 की गुणा में पढ़ने वाला नंबर 2 आ जाए, है ना, या 2 की पावर कुछ भी आ जाए, और 5 हो, और 5 हो या 5 की पावर भी कुछ हो, है ना, तो वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग होते हैं, सारे के सारे कट जाते हैं। कोई सा भी आप उदाहरण उठा लोगे, अगर नीचे 2 और 5 दिखाई दे रहा है तो इसका एंड हो जाएगा दशमलव के बाद, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ये शांत है ना, इसका अंत कैसा है, इसका विस्तार कैसा है, शांत है। ये सब शांत विस्तार वाले हैं जिनके नीचे 2 या 5 का मल्टीपल आएगा। अच्छा, ये भी नहीं है, अब तो 2 और 5 का मल्टीपल भी क्यों आएगा, जैसे मान लो 3 है तो 3 को मैं 2 से भाग दूं तो आपका कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ गया, यानी ये शांत है, खत्म हो गया। अगर आप कहते 3 को भाग दो सर 2 गुणा 5 से, 2 पंजे 10, यानी 10 से भाग दो तो ये भी खत्म हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, जैसे 3 ऊपर ले लूं, यहां पर मैं क्या करूं, 2 ले लूं, यहां पर 5 का स्क्वायर 25 ले लूं, तो 25 दूनी 50, 3/50 भी करोगे और इसको काटोगे तो ये कट जाएगा। जैसे 0 पॉइंट कितना आएगा, 30 आएगा, नहीं जाएगा, एक 0 आएगा, है ना, फिर 300 बन जाएगा, तो 300 बन जाएगा तो 350 से कितनी बार में कट जाएगा,
6 बार में कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये लास्ट में इनके जिस जहां जहां पर भी 2 और 5 बन रहा है, जैसे 1000 भी 2 और 5 का मल्टीपल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो 2 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा आपका डी। तो डी कैसा है, इसका विस्तार कैसा होगा, अशांत होगा। 2 और 5 दिख जाए तो अशांत नहीं होगा, मतलब उसका एंड हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कोई और डिजिट जैसे 7 आ जाती है, 3 आ जाती है, 11 आ जाती है, तो वो कैसा हो जाएगा आपका, अशांत विस्तार हो जाएगा। आप देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। देखो मैंने कहा 5 होगा, तो भैया अशांत पुनरावृत्ति पूछिए, इसमें भी 5 आएगा, नहीं हो सकता भाई साहब, इसको छोड़ो। देखो 4 2 का मल्टीपल है, ये भी नहीं हो सकता। 40 जो है वो 5 और 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3 उसका है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 100/11 हो जाएगा। तो ये भी आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कहता है कि 0.24 है ना, एज आ आपका पी एंड क्यू 0.24, इसमें एक जगह एरर है, हमें ये देखना पड़ेगा यहां पर बार कहां पर लग रहा है। जीरो 0.24 है ना, 0.424 है, इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर बार आपका देखने को मिलेगा। देखो ये जो आपका 0.424 दिया हुआ है ना, यहां पर ये एरर है कि 0.424, यहां पर 24 के ऊपर बार है, 24 के ऊपर बार है ना। तो P और Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू आप बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा आपको, पहले मैं आपको इस चीज के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं, है ना, इसके बारे में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो बेटा, आपको एक चीज ध्यान देनी है, जैसे क्या होता है हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे मान लो मैथ्स में क्या होता है कि जैसे आपको ये 0.3333 ऐसे रिपीट होता जा रहा है, तो ये 333 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 0.3 बार लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, 0.3 बार लिखते हैं, है ना। तो यहां पर मैं पहले प्रॉपर पूरा मेथड बता देता हूं कि यहां पर हम क्या करते हैं, x को एक पूरा नंबर 0.333 ये रिपीट हो रहा है ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, रिपीट होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। अगर मैं यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x इज इक्वल्स टू 3.3333 ऐसे आता जाएगा या नहीं आता जाएगा, आता जाएगा, बिल्कुल आता जाएगा, है ना। मैंने 10 से मल्टीप्लाई करी दोनों साइड, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूं, 10x लेकर के 3.333 इस तरीके से ले लेता हूं, है ना। और मैं ये क्या करता हूं कि ये पहली वाली इक्वेशन जो है ये 0.333 इस तरीके से इसके नीचे लिख लेता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेता हूं। तो 10x में से x जाएगा, आपका 9x बचेगा, और यहां पर 3 का 3 आएगा, क्योंकि बाकी सारे तो क्या हो जाने हैं आपके, 0 हो जाने हैं। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 3/9 आ जाएगी। आप चाहो तो इसे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 करके लिख सकते हो, है ना, बहुत ही आसान है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इन सारे नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। अब आपका 0.3 बार था, अब आप ये देखो कि 3 बार था, लास्ट में आंसर क्या निकल करके आएगा, 3/9। तो शायद अगर आपका 0.5 बार होता, अगर आपका 0.5 बार होता तो मैं आंसर लिख देता 5/9। आ रही है बात समझ में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अब क्या होता है कि कभी कभी किसी नंबर में ऐसे आ जाता है 0.43 आ गया और उसने 3 के ऊपर बार लगा दिया, 4 के ऊपर बार नहीं लगाया, तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी पड़ेगी। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं क्या है, कि आप क्या कीजिए, पूरे नंबर में से 43 में से उसे माइनस कीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। आपको पूरे नंबर में से किसको माइनस करना है, उसको, पॉइंट को हटा देना है, आपको पूरे नंबर में से उसको माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। उतने 9 जितने पर बार है, उतने 9 जितने पर बार है, और उतने 0 जितने पर बार नहीं है। तो 43 में से आप 4 को घटाएंगे तो 39 आएगा अपॉन 90 आएगा। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर लेना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 3 से काट लेंगे तो 30 आ जाएगा। खैर ये कोई जरूरी नहीं है, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैं चेंज करने का तरीका आपको बता दिया है। जैसे अगर किसी ने कह दिया 0.526, केवल 6 पर बार कह दिया उसने, केवल 6 पर बार कह दिया, तो 6 पर भी बार कह दिया, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि पहले आप पूरा नंबर लिखें, पूरे में से उसे माइनस करें जिस पर बार
नहीं है। उतने 9 जितने पर बार है उतने 0 जितने पर बार नहीं है। इसके बाद ये जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कहीं किसी ने कह दिया कि 0.4239 है और 239 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो आपको क्या करना है, 4239 में से उसे माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, उतने 9 जितने के ऊपर बार है और उतने 0 जितने के ऊपर बार नहीं है। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि 0.424 और इसके ऊपर बार, और हमें इसे सॉल्व करना था। तो मैंने क्या बताया आपको तरीका इसका, आप इसका तरीका ध्यान रखिए बेटा। इसका तरीका ये हो जाएगा कि पूरे में से उसे माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। पूरे में से उसे माइनस कीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। उतने 9 जितने के ऊपर बार है, आ रहा है मेरी बात समझ में। उतने 9 जितने के ऊपर बार है उतने 0 जितने के ऊपर बार नहीं है। तो आपका 424 है, इसमें से आप माइनस करोगे तो 420 आ जाएगा बेटा, और नीचे कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसे 3 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। 3 से इसे काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी आपका आंसर कितना होना चाहिए बेटा, 14/33 आपका आंसर हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आराम आराम से क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन और आ गया, वो कहता है 0.037 का रूपांतरण कीजिए। इसमें भी आपको क्या बताना है बेटा, इसमें भी आपको इसको चेंज करके बताना है। इसमें भी एक बार देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा ये है कि 0 पॉइंट, अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है वो 0.37 बार है ना। तो 0.37 बार है, इसका रूपांतरण मुझे बताना है। तो 0.37 0.037 और 37 के ऊपर बार है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको क्या करना है, आपको पूरे में से उसे माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, उतने 9 जितने के ऊपर बार है और उतने 0 जितने के ऊपर बार नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 37/990 इसका आंसर आ जाएगा। 37/990 इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 0.436, अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपका रिपीट क्या हो रहा है बेटा, 4 के बाद 36 आपका रिपीट होता जा रहा है ना। तो यहां पर देखेंगे कि 36 रिपीट होता जा रहा है। तो इसका मतलब 0.436 बार हुआ। मैंने आपको कितना सिंपल बताया कि आपको 436 लिखना है, उसमें से उसे माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, उतने 9 जितने के ऊपर बार है और उतने 0 जितने के ऊपर बार नहीं है। दोबारा से समझ लीजिए, पूरे में से उसे माइनस करना है, पूरे में से उसे माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, उतने 9 जितने पर बार है और उतने 0 जितने पर बार नहीं है। तो 436 में से 4 माइनस करेंगे तो 432 आएगा और नीचे आपका 990 आ जाएगा। अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो आप इसे किससे काटेंगे, 2 से काट लीजिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। 2 से काट लीजिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 दूनी 6। 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, है ना। 3 6 18, 3 पंजे 15। 3 से अभी भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 24 आ गया। और 3 से अगर आप इसे काट लोगे तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा 24/55। काटने का तरीका कुछ भी हो सकता है, मैंने ईजीएस्ट वे में बताया, छोटा छोटा करके काटने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे प्राइमरी लेवल के बच्चे ज़्यादा काटना कूटना नहीं जानते हैं, इसीलिए ईजी लेवल में उनको बताना पड़ जाता है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया बेटा, देखिए। जैसे 0.426 है, 26 रिपीट हो रहा है ना। तो 0.426 है, यानी 26 के ऊपर बार है ना। या ये क्वेश्चन हो चुका है, नहीं। तो देखो 426 में से आप उसे माइनस कीजिए जिस पर बार नहीं है, उतने 9 जितने के ऊपर बार है, उतने 0 जितने के ऊपर बार नहीं है। तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो 422 आएगा बेटा, 422 और नीचे 990। ये कट सकता है लेकिन बिना काटे ही उन लोगों ने आंसर बता रखा है ये। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में कहता है देखो 0.4686868 यही रिपीट हो रहा है, तो 0.468 हो गया, 68 पे बार हो गया। तो मैं कहूंगा कि पूरे में से उसे घटाना है जिस पर बार नहीं है, उतने 9 जितने के ऊपर बार है उतने 0 जितने के ऊपर बार नहीं है, तो आपका ये आ जाएगा। तो अब आप देखो 468 में से 4 को घटाओ तो 464 आ जाएगा, नीचे 990 आ जाएगा। ये काटा पीटी कर नहीं रहा है, सीधे आंसर बता रहा है ए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो 0.50 के बाद 5555 रिपीट हो रहा है ना, तो 0.50 ऐसे ही लिखो और यहां 5 पर बार लगा दो। मैंने आपको बताया है कि पूरे में से उसे घटाइए जिसके ऊपर बार नहीं है, इस बार 50 पर बार नहीं है, उतने 9 जितने पर बार है उतने 0 जितने पर बार नहीं है। तो 505 में से 50 घटाएंगे तो आपका 455 बच जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 900। कटने को तो ये कट रहा है 5 से, लेकिन हमारा आंसर यही दे रहा है 455/900, तो हम इतना ही लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। आप ध्यान रखिए कि चीजों को समझने के लिए, सोचने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और अच्छे से अच्छा प्रयास कीजिए। DSSB की पूरी तैयारी यहां कराई जाएगी, जैसे फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया गया है। आगे मैं और चीजें लेकर के आऊंगा, नंबर सिस्टम की अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आऊंगा, तो आपको पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। मैंने आपसे पहले ही बता दिया, यहाँ पर PCS लेवल के जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी GS का मैटर है, वो आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा CDP आपको, आप खंगालोगे सारे वीडियोस तो CDP आपको बहुत अच्छे से लेवल से देखने को मिल जाएगी। और पूरी की पूरी मैथ्स जितनी भी आपकी UP टेट, सुपर टेट, CTET और DSSB में आती है, मेनली DSSB में, वो पूरी की पूरी तैयारी मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।